चलो बेटा जाओ, चलो आ जाइए सेल पर। पानी पिया आ जाओ बेटा सेल पे आ जाओ। अब देखो पहले ये समझ लो सेल एक्चुअल में बोलता क्या है, ठीक है ना। सेल कौन सी चीजों पे अप्लाई किया जाता है, सेल किस तरह से चलता है, क्या है, कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें इसमें आज देखिए। पहली चीज कि सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल जो है वो क्या है, ट्रांसफर है किस चीज का, ओनरशिप का, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेल में ट्रांसफर सिर्फ होता है ओनरशिप का, और कंसीडरेशन क्या होता है, मनी। मनी इज अ कंसीडरेशन। सेल अगर हो रही है तो सेल में सिर्फ एक चीज होगी इन्वॉल्व, और वो है मनी। मनी के अलावा कोई भी चीज अगर आप डालते हैं तो वो सेल मानी नहीं जा सकती है, ठीक है ना। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसको आप ये जान लीजिए कि वो सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि मूवेबल है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ सेल कभी भी नहीं होती। प्रॉपर्टी होनी चाहिए कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हमेशा सेल मानी जाती है, की जाती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर किस चीज में होता है, कंडीशनल इंटरेस्ट या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो सेल में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। मतलब एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, एक प्रॉपर्टी बी के नाम पर ट्रांसफर कर दी, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई किसमें, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, इस चीज को याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया प्रॉपर्टी जब सेल होगी तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या चीजें हैं। पहला, अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी। दूसरा, साउंड माइंड। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ओनर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी की तो याद रखो कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी कि वो आपने सेल की है। सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड प्लस उसके साथ क्या क्या होगा, पोजेशन। पोजेशन भी फिर क्या होगा, ट्रांसफर की जाए, इस चीज को याद रखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया जो पार्टीज होती हैं सेल में वो कौन कौन सी होती है। सेल में दो पार्टीज होती है, एक होती है बायर और दूसरी होती है सेलर। बायर जो होती है वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है और जो सेलर होता है वो प्रॉपर्टी क्या करता है, सेल करता है। तो प्रॉपर्टी सेल होती है उसके पास, और प्रॉपर्टी जब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेल होती है तो ये देखा जाता है कि भैया वो जो प्रॉपर्टी सेल हुई है उसके लिए कंसिडरेशन क्या रहेगा, मनी रहेगा। अगर मनी नहीं इन्वॉल्व है तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती इन द मोड ऑफ सेल। सेल में कभी भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, इस चीज को याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भैया प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है सेल में तो एक मैंने आपको बता दिया बायर और सेलर होते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, ठीक है। कि प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही है तो एक एसेंशियल है बायर एंड सेलर। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल हो जाता है कि प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होगी तो कंसीडरेशन क्या होगा। कंसीडरेशन हमेशा
मनी होता है। मनी अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो प्रॉपर्टी सेल कभी भी नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टी जब बेच रहे हो तो उसको ये मानो कि उसके लिए हमें पैसा चाहिए। जब आपको पैसा मिलेगा तभी वो प्रॉपर्टी आपकी सेल मानी जाएगी। इस चीज को याद रखिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन के बाद तीसरा, सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर हो रही है, उसका पोजीशन और ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको बोला जाता है क्या? सेल डीड। सेल डीड वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर्टी लॉ में फॉर रिगार्डिंग सेल। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, जब तक पार्टीज का सेल डीड नहीं होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने में बहुत बड़ा रिस्क होता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया प्रॉपर्टी किस तरह ट्रांसफर होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने में भैया एडवांस पेमेंट भी दे सकते हैं आप, प्रॉपर्टी के लिए इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट दे सकते हैं, या वन टाइम पेमेंट भी दे सकते हैं। मैंने आपको तीनों बताया कि प्रॉपर्टी को अगर आप परचेज कर रहे हैं, इफ यू आर अ बायर, तो बायर के लिए ये है कि वन टाइम पेमेंट, एक बार में पूरा प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दीजिए आप, या दूसरा इन इंस्टॉलमेंट्स, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर इन फ्यूचर पेमेंट। अब अगर आप फ्यूचर पेमेंट का ऑप्शन ले तो फ्यूचर पेमेंट में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया रवि ने किशन को प्रॉपर्टी सेल करना चाहा 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में अगर रवि अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है किशन को, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया किशन को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर कौन है? रवि, और बायर कौन है? किशन। ठीक। अब 10 लाख रुपए किशन ने टोकन मनी के तौर पे इन एडवांस पेमेंट किया, तो 10 लाख रुपए दिया किशन ने किसको? रवि को, सेलर को। इसका क्या प्रूफ है भाई? अब आप कहेंगे सर ऑनलाइन तो दिया होगा, तो उससे मतलब नहीं है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दिया, ये क्या प्रूफ है? सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर पैसा दिया है, उसके लिए सेल डीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सेल डीड नहीं होगी, प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना? ये चीज याद रखिए। अब प्रॉपर्टी जब सेल होती है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो अगर हम फ्यूचर में कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है सेल डीड कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का जब पूरा पेमेंट होगा, जैसे ही रवि किशन को, यहां पर रवि जो है, किशन जो है, रवि को 40 लाख रुपीस जो ड्यू है, वो जैसे ही देगा, ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? तो किशन के पास इसलिए चली जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहां पर जो रियल ओनर फ्यूचर में बनेगा, वो कौन बनेगा? किशन। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही है तो कौन कौन सी ड्यूटीज आपकी होती है, राइट्स आपके होते हैं। भाई प्रॉपर्टी इन द मोड ऑफ सेल जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टी जो सेल में डील करती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमेशा प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से होती है? बाय रजिस्टर्ड डील। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसको हम बोल रहे हैं सेल। अब स्टार्टिंग से पूरा रिवीजन करो। जब
एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और उसके बेसिस पे आपने लोन लिया है उस प्रॉपर्टी पे, तो वो ट्रांसफर क्या माना जाएगा? बताओ। अगर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसको आप कहीं पर भी आप उस प्रॉपर्टी का पोजीशन देते हैं और उसके बदले में लोन लेते हैं उस प्रॉपर्टी पे, तो वो क्या माना जाएगा? मॉर्गेज। ठीक है। अब अगर प्रॉपर्टी हम आपकी ले लें, आप मेरी प्रॉपर्टी ले लें, तो ये क्या माना जाएगा? एक्सचेंज। अगर प्रॉपर्टी हमने 10 साल के लिए आपको दे दी पोजीशन, तो वो क्या माना जाएगा? लीज। अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी आपको दे दी और उसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया, तब क्या माना जाएगा? गिफ्ट। ठीक। और अगर हमने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करी और हमने आपसे उसके बदले में पैसा लिया, तब क्या माना जाएगा? पैसा लिया, उसके बदले में पैसा लिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, सेल। याद रखिए, अगर हमने आपको प्रॉपर्टी दी और हमने कहा कि भैया इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 40% हमें दोगे, लेकिन प्रॉपर्टी का पोजीशन तुम्हारे पास रहे, यूज करो, तब क्या होगा? लीज। ठीक है। क्यों? क्योंकि लीज में हमेशा कंसिडरेशन क्रॉप्स होता है, मनी होता है, या कोई भी चीज हो सकती है, वो क्या माना जाता है? लीज। याद समझ में आया? अब एक बार रिवीजन करिए, पूरा स्टार्टिंग से रीड करिए। हाँ स्टार्ट। हाँ नहीं, एक बार रिवीजन करो स्टार्टिंग। पीसीएस डे के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीज। प्लीज किताब दिया आप लोगों ने? किताब ले लो, ले लो। हाँ, परीक्षा मंथन की कोई भी एमसीक्यू बुक ले लो, परीक्षा मंथन की ले लो, ज्यादा अच्छी है, वो ले लो। उसमें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एमसीक्यूज है उसको लगाना शुरू करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ सब है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब होगा, उसको ले लीजिए। इंपॉर्टेंट है, किताब बहुत अच्छी है, सारी किताबें अच्छी होती है। आंसर भी होगा। हाँ सब पता चलना चाहिए ना क्या सही है क्या गलत। हाँ नहीं, एक बार रिवीजन कीजिए, पूरा रीड करिए, नोट से पूरा रीड करो। ये जो जितना आपको नोट्स हम लिखा रहे हैं, जितना अभी तक आपने प्रॉपर्टी लॉ में लिखा है, इससे सिंपल लैंग्वेज में नोट्स हो नहीं सकता पीसीएस डे का। कि कोई भी अगर पढ़ा है और एक बार अगर नोट्स को रीड कर ले मेरे, उसका याद हो जाएगा। घर पे पढ़िए, रोज 2 घंटा कम से कम पढ़िए बैठ करके, क्योंकि आपके पास समय है, ताकि एक बार में क्रैक हो जाए पहले अटेम्प्ट में, ये जान लो। आप लोग पीछे से एमसीक्यू टेस्ट में देंगे प्रॉपर्टी लॉ का, जब कहिए मुझे लगा दें एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद, चलिए एग्जाम के बाद प्रॉपर्टी लॉ का एमसीक्यू टेस्ट दूंगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। सर एक काम करते हैं ना, परीक्षा मंथन दे देते हैं, यहीं के बैठ सभी साथ में लगा देंगे। नहीं, वो आप अपना लगाइए, हम तो क्वेश्चन नहीं बोला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा का समय दूंगा, आराम से लगाओ पूरा। जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टॉर्ट है, ईजमेंट है, ट्रस्ट है, सब स्टैंडर्ड लॉ में, वो सारी चीजें हैं। नहीं बेटा, लिखो, बहुत अच्छी बात, मेहनत करो, लिखो। लिखना जरूरी होता है, हम चाहे तो दे दें, ज़्यादा नहीं, एक नोट्स पूरा आपको देने में मेरा मुश्किल से 100 रुपये का खर्चा है, लेकिन मैं कि आप लिखेंगे नहीं, सर वो रखी रह जाती है। रखी रह जाती है। मैं इकोनॉमिक्स की सर नोट्स बनाई थी जब एसएससी का सोचे थे, वो आज तक मेरे बैग में वैसी की वैसी ही रखी है, रूम में रखी है। ये लोग पढ़ाई नहीं करते।
नहीं यार, डिसिप्लिन होना जरूरी होता है। वही नोटबुक में हमको कोई अभी यहाँ से कह दे 8 बजे कि हम जिम जाए, नहीं जाएंगे हम। तो 8 बजे बैठ जा, लेट जाते हैं नेटफ्लिक्स देखने, नहीं जा सकते। डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। ऑफिस में 5 बजे तक पहुँच जाए। पूरा रिविजन करो। हमें तुम्हारा काम का है, जिम ये जाना और क्या कर रहे हो? ऑफिस ऑफिस क्या कोई काम नहीं कॉलेज है? की बॉडी को टाइम देना। चल सुनकर आज आया जागरा का 20,000 लेके गया। 20,000 किस चीज़ के लिए? 5 रील 5 दिन 5 रील का 4,000 ज़्यादा लिया है। सर साथ में उसी ने शुरू भी करी है। उसी ने शुरू करी, एडिट भी वही करेगा, प्लस स्टोरीज भी डाल देगा उसके लिए। सर इसमें भी लिखा हुआ है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये होता है जैसे कोई केस ना हो। हाँ, कोई नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मींस कि उस पर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस का कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना चल रहा हो। मस्ट बी एज ऑफ मेजॉरिटी का होना चाहिए। नहीं डिस्क्वालिफाइड हो तभी इनसेन माइंड का नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं इसी को पढ़ा दूँ, ऑनलाइन करके पढ़ा दूँ। बड़ा कंडीशन हो जाएगा। पढ़ना ही नहीं है। Regulation price, amount of money. ये कुछ है ना? कौन-कौन सी लेनी है? कौन सी लेना? क्या चीज? कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, प्रॉपर्टी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और टॉर्ट लेना, लोकल लॉज, हिंदू मुस्लिम फैमिली लॉ लेना, हिंदू की अलग बस। ये बुक लेनी थी। नहीं वेयर है। सबकी पेयर बैठी है। सर तो की में और क्या है? लेकिन हम लिखवा देंगे नोट्स, उसके रहने दीजिए आप। आपका सभी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ले लीजिए। हो गया? रिवीजन हो गया? पढ़ा? देख लो एक बार। देख लो, देख लो।
चलो देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में देखिए सेक्शन 54 जो कहता है, जब आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी सपोज कीजिए ए से बी के पास ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे ए और बी का कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मींस कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर। दैट मींस कि भैया ए का भी अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी होना जरूरी है, साउंड माइंड का होना जरूरी है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और बी का भी होना चाहिए। बस ए के पार्ट में एक चीज ऐड हो जाएगी कि ए वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। अब एक एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का ओनर वो सी है, लेकिन ए उसका लड़का है और ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी को इन द मोड ऑफ सेल, तो क्या ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? बताइए। ए का फादर है सी के पास ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी को इन द मोड ऑफ सेल, तो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? साइन होनी, क्योंकि सी के पास ओनरशिप वेस्टेड है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर आप प्रॉपर्टी किसी और की ट्रांसफर किसी को भी नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रही है दोनों कंपिटेंट है। दूसरा पॉइंट, एडवांस पेमेंट, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एडवांस पेमेंट हुआ है, बी ने ए को 10 लाख रुपए एडवांस में दिया है और 30 लाख रुपए रिमेनिंग है, तो ये जो 10 लाख है वो क्या है? एडवांस पेमेंट है। इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा जब प्रॉपर्टी सेल हो रही होगी। तीसरा आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ये नहीं कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें सब इनवैलिड टर्म्स एंड कंडीशंस है, मतलब प्रॉपर्टी एक वैलिड पर्पस को, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, और जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसमें हो रहा है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है। चौथा, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, ये नहीं कि चाचा चाची फूफा फूफी इन सब के बीच में हो गया। प्रॉपर्टी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इन द मोड्स ऑफ सेल, जो ओनर होता है और जो बायर होता है, जो सेलर होता है और जो बायर होता है, उन्हीं के मोड्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल पूरा रिविजन कीजिए एक बार पूरा।
स्टार्ट करेंगे कल से मैम? मैम कल से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं करूँगा। पहले एक बार सारे मोड्स जितने भी है ट्रांसफर ऑफ सेल के, ये क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जड़ यही है आपकी प्रॉपर्टी। इसको पूरा रिविजन कराऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आपको लिखी है, नोट्स लिखवा देंगे। एक बार में 2 चीज चल रही है, वो चलना इम्पोर्टेंट है क्योंकि है बहुत सर कब से जनरल नॉलेज जब आप लोग ना स्टार्ट करेंगे वही अक्टूबर से स्टार्ट संडे क्लास, संडे ही है तो फिर नहीं होगा तो मैं ट्यूसडे को आपको छुट्टी दूँ, एक दिन छुट्टी दूँ या मंडे को छुट्टी ले, जैसा आपको छुट्टी है। संडे छोड़ किसी और दिन संडे बना लीजिए, संडे को संडे नहीं है। सर इसके ऊपर से मॉर्गेज और टाइप्स ऑफ मॉडलिंग का कंफ्यूजन है। Let the buyer beware, डोलिंग the parts। कैबिनेट इंटर ये कहता है, कैबिनेट इंटर का जो एक है वो ये कहता है कि लेट द बायर beware, आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये चेक करना है जब आप बायर है कि प्रॉपर्टी में कोई लोन तो नहीं है। अगर पेंडिंग लोन है तो वो लायबिलिटी किसकी है, सेलर की है, लेकिन अगर आपने खरीद ली, परचेज कर ली, तब लायबिलिटी आपकी। ये होता है, इसीलिए तो ये सब देखा जाता है प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसके पास है। अगर जो आपसे बात कर रहा है उसके पास ओनर नहीं है, वो तो दलाल है इसका मतलब, इसीलिए लिखा रहता है ना दलालों से रहे सावधान, वो इसीलिए होता है। प्रॉपर्टी अगर उसको ये 3 लोग ने मिल के लिया, ठीक, ओनरशिप पे कैसे होगा? आइए देख लीजिए ये भी, अगर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, 3 लोगों ने मिलके लिया है, डिवाइड किया होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के ओनर ए है, इसके बी है, इसके सी है, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर होगी अलग अलग पेपर पे, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पेपर पे ट्रांसफर होगी, सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी इनके पास, इतनी इनके पास। लेकिन अगर तीनों ने मिलकर के डिवाइड नहीं किया है तो तीनों का हक है पूरा बराबर से उस प्रॉपर्टी में।
लेकिन अब तीनों का कैसे हक होगा भाई? सिंपल, आप समझिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो किसी एक के नाम पे होगी। अगर एक के नाम पे हो रही है, सपोज कीजिए ए के नाम पे है और बी और सी ने बस पैसा लगाया है, तो पूरी ओनरशिप किसके पास जाएगी? डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3-4 लोग मिलकर प्रॉपर्टी, अगर डिवीजन नहीं है तो उनका कट जाएगा। सिंपल। बिल की भी करा है। बिल बेटा नहीं है आपकी, पीसेस है कि पीसेस में मिली नहीं। नहीं, मैंने चेक किया, बिल इज नॉट इन। देखिए मेंस के लिए कौन कौन से आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लीजिए ना, वो उसको लिखवा दे रहा हूँ आज। देखिए पहले राइट्स एंड ड्यूटीज पहले राइट्स और ड्यूटीज देखिए आ रही है। अब देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है। राइट्स एंड ड्यूटीज में सबसे पहली बात, जब प्रॉपर्टी सेल हो रही है, सेलर के पास ये पावर है कि डिफेक्ट्स को बताना, जो भी प्रॉपर्टी में डिफेक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना किसके सामने? बायर के सामने। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है। देखिए प्रोड्यूस टाइटल डीड्स, देखिए दूसरा प्रोड्यूस टाइटल डीड्स का मतलब है कि प्रॉपर्टी के जितने भी कागज हैं वो सारे कागज बायर के सामने आपको दिखाना पड़ेगा। जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स है उनको आपको चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, ड्यूटी टू रिप्लाई क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में बताना। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, सेल के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी में सेल के रिगार्डिंग कौन से सब्जेक्ट मैटर है उसके। फिर आ जाइए ड्यूटी टू एग्जीक्यूट कन्वीनियंस, जो ड्यूटी है आपकी किस चीज की? एग्जीक्यूशन करने की, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ड्यूटी टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना कि भैया प्रॉपर्टी हम आपके नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। फिर देखिए ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का टेक, सब्जेक्ट मैटर से आप क्या समझते हैं? प्रॉपर्टी सेल हुई है उसकी केयर करना जब तक उसकी डिलीवरी ऑफ पोजीशन ना हो जाए, सब्जेक्ट मैटर। फिर आ जाइए सेलर लायबिलिटीज आफ्टर सेल, ड्यूटी टू डिलीवर पोजीशन। भैया देखिए सेल हो गई है प्रॉपर्टी, अब सेल होने के बाद पहला काम क्या है? पोजीशन देना। जब तक पोजीशन नहीं देंगे तब तक नहीं। फिर ड्यूटी टू डिलीवर टाइटल डीड्स, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स किसको देना है? न्यू ओनर के पास ट्रांसफर होंगे, इस चीज को याद रखें। फिर आगे सेलर राइट्स बिफोर सेल, राइट टू रिसीव रेंट्स एंड बेनिफिट्स, जितने भी रेंट्स और बेनिफिट्स हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी उसको आप रिसीव करने के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं। फिर आ जाइए सेलर राइट्स आफ्टर सेल, राइट टू डिवाइड ऑन द क्लियर अनपेड प्राइस, राइट टू इंटरेस्ट और अनपेड, जो अनपेड या पेड है वो। हाँ सर नहीं मिल रहा है। कौन
आप बोल लेंगे कि- अच्छा कितने पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं? 4 पॉइंट्स राइट हमने राइट चार ड्यूटी था। में 6 हाँ। सेलेक्ट ड्यूटी में 4 है, 5 ड्यूटी में 4 है। अच्छा 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 ठीक है, सही आ जाइए। इसके बाद कुछ बचता है, सेल खत्म होता है इसके बाद हाँ मॉर्गेज स्टार्ट मॉर्गेज इसका। इसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार, बताइए सही है, समझ में आ गया सेल? अब सेल में कहीं दिक्कत? मॉर्गेज में कल हम क्लास स्टार्ट नहीं की इसकी, कल तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी ना, मंडे से मंडे को मॉर्गेज लूंगा, ट्यूसडे को आपका लूंगा जो है गिफ्ट खत्म ही हो जाएगा, गिफ्ट एक्सचेंज एक ही दिन में हो जाएगा, फिर उसके बाद एक दिन लूंगा लीज। वेडनेसडे तक आपका पूरा हम रिवीजन करा सर थोड़ा सा पहले वाले भी चले ये सेल की जैसे पहले वाले ठीक। 17-18 ठीक 17-18 का डिलेट हो ये सब ना, चलिए परपिचुइटी वाला ठीक। सर आप एक बार बताइए कि जॉब पॉइंट्स को आपने ड्यूटीज दिखाई सर वही आपने बाय ड्यूटीज ना तो वही है बेटा, अलग अलग है बस, हमने एक साथ दिखवा दी है। चलिए और मेरा उसमें भी है कि उसको वो एकदम सेम है, कुछ उसमें गलत नहीं है, मेरे वाला लिखा मैंने एक बार कुछ पॉइंट्स अगर छूटे हो तो वो कह रहे हैं। नहीं कोई नहीं। ना लिखा उतना ही याद हो गया ठीक है, बाय ड्यूटीज आफ्टर सेल, बाय ड्यूटीज बिफोर सेल, ठीक है ना? बिफोर सेल है कि सारे प्रॉफिट्स और सारा देना, आफ्टर सेल। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉपर्टी के गवर्नमेंट ड्यूज, प्रॉपर्टी हमारे नाम थी, हमने आपके नाम ट्रांसफर कर दी, अब गवर्नमेंट ड्यूज कौन देगा? सर उन्हें होगा जो ओनर होगा, न्यू ओनर। अगर गवर्नमेंट ड्यूज पहले से क्लियर नहीं किया तो फिर इनको देना लायबल होगा न्यू ओनर, ठीक है? अगर ये बात आपने हमको नहीं बताई तो फ्रॉड में चला जाएगा। नहीं हमने नहीं बताई तो आपको पता करना चाहिए था। चेक करने की दायर ड्यूटी है ना, ड्यूटी है देखो ना। कैबिनेट एम्प्टर चेक द ड्यूटी, आप ड्यूटी नहीं की अपनी पूरी,